आमिल अथवा अमलगुजार जिले का बिल अधिकारी होता था। काजी जिले की न्याय व्यवस्था देखता था। परगने का प्रशासन। परगने के प्रशासन के लिए शिकदार, आमिल, कानूनगो नामक अधिकारी होते थे। शिकदार का मुख्य कार्य परगने में शांति व्यवस्था स्थापित करना था, जबकि आमिल परगने का बिल अधिकारी होता था। कानूनगो परगने के लगान व कृषि संबंधी कागजातों को तैयार करता था। वह परगने के पटवारियों का प्रधान होता था। मुगलकालीन ग्राम प्रशासन। ग्राम का प्रमुख अधिकारी ग्राम प्रधान होता था, जिसे चौधरी, खुद, मुकद्दम आदि कहा जाता था। इसकी सहायता के लिए पटवारी होता था। मुगल काल में ग्राम एवं स्वायत्त संस्था थी तथा ग्राम पंचायतें ही ग्राम की सुरक्षा, सफाई, शिक्षा आदि की व्यवस्था करती थी। मुगलकालीन भू राजस्व प्रणाली। मुगलकालीन भूमि को 3 भागों में बांटा गया था। खालसा भूमि, यह शाही भूमि थी तथा इस भूमि से प्राप्त आय सीधे शाही खजाने में जमा होती थी। दूसरी होती थी जागीर भूमि। यह भूमि सरदारों, अधिकारियों आदि को वेतन के बदले दी गई भूमि होती थी। इस भूमि से उन्हें केवल कर वसूलने का अधिकार ही प्राप्त था, प्रशासन का नहीं। सरयुगल भूमि, यह विद्वानों, धार्मिक व्यक्तियों को दान में दी गई भूमि होती थी। इस पर अनुदानग्राही या वंशानुगत अधिकार होता था। लगान व्यवस्था को स्थायी स्वरूप प्रदान करने के लिए अकबर ने 1580 ईस्वी में अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में आईन 10 साला नामक एक नवीन कर प्रणाली शुरू की थी। इस प्रणाली के प्रणेता राजा टोडरमल थे। आईन 10 साला के अंतर्गत फसलों के पिछले 10 वर्ष के उत्पादन और उस समय उनके प्रचलित मूल्यों का औसत निकालकर उस औसत का 1/3 भाग लगान के रूप में वसूला जाता था। यह प्रत्येक फसल के लिए अलग अलग थी। इस प्रणाली के अंतर्गत लगान अदायगी नकद रूप में ली जाती थी। आईन 10 साला रैयत वाली व्यवस्था थी, क्योंकि इसमें सीधे किसान ही प्रतिवर्ष लगान देने के लिए उत्तरदायी होते थे। शाहजहां के काल में मुर्शिद कुली खां ने आईन 10 सालों को दक्षिण भारत में लागू किया था। अकबर ने भूमि पैमाइश के लिए 1588 ईस्वी में गज ए सिकंदरी के स्थान पर गज ए इलाही का प्रयोग आरंभ किया था। इन दोनों में लगभग 39:41 का अंतर था, अर्थात गज सिकंदरी 39 अंगुल का था, जबकि गज सिकंदरी 41 अंगुल का था। 3600 वर्ग गज का एक बीघा होता था। बीघा का 20वां भाग बिस्वा कहलाता था। मुगल काल में भू राजस्व निर्धारण की अन्य प्रणालियां भी प्रचलित थी, जिनमें बटाई एवं नस्क प्रमुख थी। भू राजस्व वसूली के लिए राज्य की ओर से किसानों को पट्टा दिया जाता था, जिसमें उसका नाम, भूमि का क्षेत्र, बोई गई फसलों का विवरण, भू राजस्व, लगान, अंकन इत्यादि का उल्लेख होता था। इसके बदले किसान राज्य को कबूलियत प्रदान करता था, जो एक प्रकार की स्वीकृति पत्र था। राजस्व के अन्य स्रोतों में जजिया, जकात, खम्स आदि भी कर थे। जकात एक धार्मिक कर था जो सिर्फ मुसलमानों से वसूला जाता था तथा यह उनकी आय का 1/40वां भाग होता था। यह सिर्फ मुसलमानों के हितार्थ ही व्यय किया जाता था। जजिया यह गैर मुसलमानों से लिया जाता था, जो राज्य की सुरक्षा के लिए उत्तरदायी नहीं थे।
अकबर ने इसे समाप्त कर दिया था, किंतु औरंगजेब ने पुनः इसे वसूलना प्रारंभ कर दिया था। खम्स युद्ध में प्राप्त धनराशि होती थी। इसे माल ए गनीमत भी कहा जाता था, क्योंकि मुगल बादशाह सैनिकों को राज्य का वेतनभोगी कर्मचारी मानते थे। अतः सैनिकों को खम्स में से कोई अंग प्रदान नहीं किया जाता था और संपूर्ण संपत्ति राज्य में जमा कर दी जाती थी। मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था। बाबर ने काबुल में चांदी का शाहरुख तथा कांधार में बाबरी नामक सिक्का चलाया था। बाबर के चांदी के सिक्कों पर एक तरफ कलमा तथा चारों तरफ खलीफाओं के नाम और दूसरी ओर बाबर का नाम एवं उसकी उपाधि अंकित थी। मुगलकालीन मुद्रा को एक सुव्यवस्थित आधार अकबर ने प्रदान किया था। उसने 1577 ईस्वी में दिल्ली में एक शाही टकसाल की स्थापना की। अकबर ने मुहर नाम का सोने का सिक्का चलाया, जिसका मूल्य 9 रुपये था। यह मुगल काल का सर्वाधिक प्रचलित सिक्का था। अकबर द्वारा चलाया गया सबसे बड़ा सोने का सिक्का शंसब होता था, जो 101 तोला का था। इसके अतिरिक्त अकबर ने सोने का इलाही नामक सिक्का भी चलाया था। चांदी का मानक सिक्का रुपया, जो शेर शाह द्वारा प्रचलित किया गया था, जिसका वजन 175 ग्रैम था, यह मुगलकालीन मुद्रा व्यवस्था का आधार था। अकबर ने जलाली नामक चांदी का सिक्का भी चलाया था। अकबर ने तांबे का दाम, जो रुपये के 40वें भाग के बराबर, तथा जीतल नामक सिक्का भी चलाया था। अकबर के कुछ सिक्कों पर राम और सीता की आकृति भी अंकित है तथा देवनागरी लिपि में राम सिया लिखवाया गया था। जहांगीर ने निसार, जो रुपये के चौथाई मूल्य का था, नामक सिक्का चलाया था तथा शाहजहां ने आना, दाम और रुपये के बीच एक इकाई थी, इस नाम के सिक्के का प्रचलन करवाया था। औरंगजेब ने सिक्कों पर कलमा आकलन की प्रथा को बंद करवा दिया था। जहांगीर ने अपने कुछ सिक्कों पर अपना और नूरजहां का नाम अंकित करवाया तथा कुछ सिक्कों पर उसकी आकृति हाथ में शराब का प्याला लिए हुए अंकित है। मुगल काल में टकसाल के अधिकारी को दरोगा कहा जाता था। नमस्कार दोस्तों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय प्रतापगढ़ में मैं के इतिहास विभाग में मैं डॉक्टर आसिफ हुसैन आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, इससे पहले वाले वीडियो में हमने मुगलकालीन केंद्रीय प्रशासन के बारे में अध्ययन किया था। दोस्तों, इस वीडियो में हम मुगलकालीन प्रांतीय प्रशासन एवं ग्राम प्रशासन के बारे में अध्ययन करेंगे। आइए दोस्तों, अध्ययन करते हैं। प्रशासन की सुविधा के लिए मुगल साम्राज्य को सूबों अर्थात प्रांतों में तथा सूबों को सरकारों में, सरकार मतलब जिलों में, तथा सरकारों को परगनों में तथा परगनों को गांवों में विभाजित किया गया था। प्रांतीय प्रशासन केंद्रीय प्रशासन का ही प्रतिरूप था। अकबर ने 1580 में संपूर्ण साम्राज्य को 12 सूबों में विभाजित किया था, किंतु दक्षिण विजय के बाद सूबों की संख्या 18 हो गई थी। औरंगजेब के समय सूबों की संख्या 20 अथवा 21 थी। सूबे अर्थात प्रांतों का प्रमुख अधिकारी सूबेदार होता था, जिसे नाजिम अथवा सिपह सालार भी कहा जाता था। वह प्रांत में बादशाह का प्रतिनिधि होता था। इसका प्रमुख कार्य प्रांत में व्यवस्था स्थापित करना, भूमि कर संग्रह में सहायता करना तथा फौजदारी मुकदमों का निर्णय करना
होता था। बख्शी सूबे में सेना की देखभाल करने वाला अधिकारी होता था। वह अपने प्रांत में गुप्तचर विभाग के प्रभारी के रूप में कार्य करता था। प्रांत में न्याय तथा दान आदि की व्यवस्था के लिए काजी व सद्र की नियुक्ति की जाती थी। सरकार अथवा जिले का प्रशासन। सरकार में फौजदार, अमलगुजार, कोतवाल, काजी आदि महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। फौजदार जिले का प्रशासक था। इसका कार्य जिले में शांति व्यवस्था कायम करना था।